मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आयकर में एनजीओ सेक्टर यानी कि एग्जम्पशन लेने वाले सेक्टर्स के लिए किया गया है एक बड़ा परिवर्तन। क्या, क्यों, कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, ऐसे एनजीओ जो समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं वो या तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, या वो कंपनीज एक्ट में एज ए चैरिटेबल कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं। उस पर्टिकुलर एक्ट से रजिस्टर्ड होने के बाद चूंकि ये समाज सेवा का कार्य करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में काम करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पर्यावरण, इन अनएम्प्लॉयमेंट, रोड सेफ्टी प्रोग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ऐसे में इनको आयकर में छूट मिलती है, आयकर से छूट मिलती है। लेकिन इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन को अपना रजिस्ट्रेशन आयकर में अपने मूल रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर आयकर इनकम टैक्स में कमिश्नर इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस के सामने ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। दो बातें हैं, यदि एनजीओ इनकम टैक्स में छूट का फायदा लेना चाहती है तो ऐसे में उसे सीआईटी एग्जेम्पशंस के पास ऑनलाइन माध्यमों से आवेदन करना पड़ता है। सेक्शन 12AA या सेक्शन 23C और इसके एक्सटेंशन में एग्जेम्पशंस के लिए एप्लीकेशन मूव किए जाते हैं। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसी संस्थाएं जो पहले से इन धाराओं में रजिस्टर्ड थीं और एग्जेम्पशंस का फायदा ले रही थीं, या ऐसी संस्थाएं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराई हैं अपने आप को आयकर में, उनके लिए परिवर्तन क्या हुआ है। इस बजट के माध्यम से, बजट 2020 के माध्यम से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उत्तरदेयता को ज्यादा निर्धारित करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ में एक नए टैक्स रिजीम की स्थापना करने के लिए ये व्यवस्था की गई कि इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड वो सभी संस्थाएं जो सेक्शन 12 या सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड थी, पहले से रजिस्टर्ड थी, उन सब का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर के पहले बाय डिफॉल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब इन संस्थाओं को 1 अक्टूबर से पुनः ऑनलाइन एग्जेम्पशन लेने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर 1 अक्टूबर से हमें पुनः आवेदन करना है तो 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अगर हमें कोई आय प्राप्त हुई है तो उस पर क्या होगा। मित्रों मैं बता दूं, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आप जो बेनिफिट्स इनकम टैक्स के अंतर्गत डिफरेंट सेक्शंस में ले रहे थे वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, 1 अक्टूबर को आपको पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन माध्यमों पे करना पड़ेगा। जिन संस्थाओं के पास एग्जेम्पशन के 12A के 1023C के सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें भी पुनः आवेदन करना पड़ेगा। साथ में ऐसी संस्थाएं जो अभी तक आवेदन नहीं की थी, रजिस्टर्ड थी, उन्हें भी आवेदन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे 2 बात बता दूं। एक ऐसी संस्था जो पहले से रजिस्टर्ड चली आ रही थी उसके लिए क्या है, एक ऐसी संस्था जो अभी रजिस्ट्रेशन कराएगी उसके लिए क्या प्रोविजन है। बजट 2020 में जब ये प्रोविजन कर दिया गया कि सारी संस्थाओं को 1 अक्टूबर से पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, तो सारी संस्थाओं को ऑनलाइन माध्यमों पर सारे कागजात, सारे एनेक्शर्स, सारे डिटेल, प्रमोटर्स के बारे में, पैन, आधार, सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट, इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए ऑनलाइन 1 अक्टूबर से आवेदन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बता दूँ, फॉर्म 10B, फॉर्म 10G इसके लिए उपलब्ध हैं। साथ ही
कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो डोनेशन लेने के लिए भी कुछ डोनेशन लेने के लिए भी एग्जामिशन एलिजिबिलिटी के लिए सेक्शन 80G के अंतर्गत भी एलिजिबल थी, उन्हें भी पुनः आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यमों से CIT एग्जामिशंस के सम्मुख। पहली बात, जो संस्थाएं पुरानी हैं वो जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिसमें वो अपना फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के साथ अपने डीड की कॉपी या बायलॉज की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी की बायलॉज या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या डीड की कॉपी एनेक्स करेंगे। साथ में उस डीड में जितने भी प्रबंधकारिणी के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनका नाम, फादर्स नेम, उनकी ऑक्यूपेशन, उनका आधार नंबर, ये पते के साथ ये भी आप लिस्ट इसमें आपको डालनी पड़ेगी। मेंबर्स के रजिस्टर की कॉपी हुई, मैनेजमेंट कमेटी के रजिस्टर की कॉपी हुई, साथ में आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है लास्ट 3-5 ईयर्स की, उनकी भी कॉपी उसमें आपको स्कैन करके डालनी पड़ेगी। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना अकाउंट ऑडिट कराते थे तो सेक्शन 10B की रिपोर्ट भी आपको एनेक्स करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई ITR फाइल किया है तो उसको भी आपको फाइल करना पड़ेगा, और साथ में जितने मेंबर्स हैं उन सबका आधार नंबर भी डालना पड़ेगा। इसके साथ ही पिछले 3 से 5 सालों में आपने जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की हैं या जो समाज सेवा से संबंधित जो कार्य किए हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके कोई पत्र पत्रिकाओं में उनका कोई अगर उल्लेख है, न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ छपा है, या आपने कोई जनरल मैगजीन वगैरह निकाली थी, या गवर्नमेंट से कोई उसका एक्नॉलेजमेंट या अकॉर्डेशन हुआ था, उसकी कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। साथ ही आपको लिस्ट ऑफ ऑल वेलफेयर एक्टिविटीज़ डेट वाइज, टाइम वाइज, इवेंट वाइज, एक्सपेंडिचर वाइज एनेक्स करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को जब आप ऑनलाइन भेजेंगे, आयकर विभाग उस पर स्पेशल कमेटी को उस केस को रेफर करके जब वो मुतमईन हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आप वाकई रजिस्ट्रेशन लेकर अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं, चैरिटेबल कार्य कर रहे हैं, कहीं से भी कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, आपके अकाउंट्स में कहीं किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, आपका अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसे में आपको बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के अगले 5 साल के लिए, ध्यान रखिए अगले 5 साल के लिए सेक्शन 12AA या सेक्शन 1023C में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर दिया जाएगा। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सेक्शन 80G और 12A में तो रजिस्ट्रेशन 1 टाइम था अभी तक। जी हाँ साथियों, अब इसमें चेंज कर दिया गया है। जो पुरानी संस्थाएं हैं इनको दोबारा जब भी मिलेगा तो 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। 5 वर्ष बाद पुनः आपकी एक्टिविटीज़ को रिव्यू किया जाएगा। तो जब आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो जाए, रिन्यू हो जाए, इसके 4.5 साल बीतते ही 6 महीने के अंदर, जब आपका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो रहा हो उसके 6 महीने के भीतर ही पुनः फिर से आप सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यमों पर अप्लाई कर देंगे ताकि आपके रजिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर ऑब्जेक्ट क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, किसी भी इस तरह के, यानी कि आपके उद्देश्यों में, आपके डोमिसाइल में, सदस्यों में यदि प्रबंधकारिणी में कोई चेंजेस होते हैं तो इसकी भी सूचना आपको आयकर विभाग को भली भांति देनी पड़ेगी। अब बात आती है ऐसे लोगों की जो 1 अक्टूबर के पहले इनकम टैक्स की इन धाराओं में रजिस्टर्ड नहीं थे, वो भी उसी प्रकार रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन ये लोग जो फ्रेश 12A 80G या 1023C के लिए अप्लाई करेंगे, इनका रजिस्ट्रेशन महज 3 साल के लिए किया जाएगा। 3 साल के बाद उनकी एक्टिविटीज़ का डीप रिव्यू करने के बाद ऑनलाइन फिर उन्हें 5 साल के लिए रिन्यू किया जाएगा। ध्यान रखिए, जो नए हैं वो अप्लाई करेंगे, उन्हें 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो पुराने हैं उन्हें 5 साल के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यदि आप इनकम टैक्स में छूट क्लेम करते हैं तो आपको अपने अकाउंट्स को अद्यतन रखना पड़ेगा, समाज सेवा का कार्य करना पड़ेगा, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और तभी आपका ये सेक्शन 12A 80G 1023C या अन्य धारा 35 में भी अगर आपको कोई अगर एग्जेम्पशन मिला हुआ है या कोई सुविधा मिली हुई है तो उसकी सुविधा आपको कंटिन्यू होगी। ध्यान रखिए, अब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैक्सिमम आयकर में किया जा रहा है ताकि करदाता को काफ़ी आसानी रहे, बिना विभाग का चक्कर काटे उसके सारे कार्य संपूर्ण हो जाए।
ध्यान रखिए, यदि आप एनजीओ चलाते हैं तो टाइम से अपना आईटीआर फाइल करिए। यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसका पेमेंट करिए। यदि आप छूट ले रहे हैं तो छूट के सारे प्रूफ्स को अपने पास रखिए। जब ड्यू डेट रिन्यूअल किया है तो रिन्यूअल कराने का अवश्य प्रयास करिए, रिन्यूअल को आप टालिए नहीं। जिस प्रकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप अपना रिन्यूअल कराते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी आप रिन्यूअल कराते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए नित्य नए वीडियोस आयकर में होने वाले नए नए चेंजेस के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।